एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जब ग्वीजू एक छोटा सा लड़का था। ग्वीजू अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम स्टॉल पे प्राइज जीतता है जिससे उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर वो इस प्राइज को अपने घर पे छुप छुप के लेके जा रहा होता है क्योंकि मिसेस बोक यानी उसकी मम्मी ने उसे गेम स्टॉल पे आज जाने से मना कर दिया था। पर ग्वीजू अपने कमरे में पहुंचने से पहले ही मिसेस बोक से पकड़ा जाता है और मिसेस बोक ग्वीजू के प्राइज को तोड़ते हुए गुस्से से उस पर चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें गेम स्टॉल के रास्ते से आने के लिए आज मना किया था ना, मैंने बताया था ना कि आज उस रोड पे किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो तुम उस रास्ते से घर क्यों आए। और मिसेस बोक ग्वीजू को मारना शुरू करती है, पर अचानक से उसी वक्त ग्वीजू हवा में गायब हो जाता है। ग्वीजू ने सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपने प्राइज के बारे में सोचा था, उसे कितनी खुशी हुई थी वो प्राइज मिलते हुए उसके बारे में सोचा था, और अब अचानक से ग्वीजू टाइम ट्रेवल करके उस पल में चला गया होता है जहाँ उसने गेम स्टॉल से प्राइज जीता था। ग्वीजू को खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन टाइम ट्रेवल करने पर ग्वीजू को वो मोमेंट दिखती है जब वो और उसके फ्रेंड्स मस्ती कर रहे थे और ग्वीजू ये अच्छे पल देखकर फिर से एक बार खुश होता है। इसी नन्ही उम्र में ग्वीजू को पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे वो अपनी जिंदगी के किसी भी खुशी वाले पल में वापस जा सकता है। ये खुशी के पल एक्सपीरियंस करने के बाद ग्वीजू फिर से उस टाइम में आ जाता है जहाँ मिसेस बोक उसे मार रही थी, पर अब मिसेस बोक का मूड अच्छा हो जाता है ये जानकर कि उसके बेटे की सुपर पावर्स एक्टिवेट हो गई है और वो उसे खुशी खुशी गले लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन ग्वीजू फिर से प्राइज जीतने वाले पल की खुशी एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम ट्रैवल करता है जब उसे याद आता है कि उसी रास्ते पे उसी दिन किसी का एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए ग्वीजू गेम स्टॉल के रास्ते पे थोड़ा आगे चल के जाता है और उसे दिखता है कि थोड़ी ही दूर पे एक लड़की के पपी को स्कूटर ने मार दिया है। ये सीन देखकर ग्वीजू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो टाइम ट्रैवल करके कैसे भी करके इस पपी को बचा लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। असल में ग्वीजू की शक्तियाँ सिर्फ उसे पास्ट में लेके जाती है, लेकिन ग्वीजू पास्ट को बदल नहीं सकता। ग्वीजू ने कितनी भी बार टाइम ट्रैवल कर लिया, वो पपी को पकड़ नहीं पाता, वो स्कूटर को रोक नहीं पाता, वो किसी को छू नहीं सकता, वो किसी को बचा नहीं सकता और वो इस एक्सीडेंट को रोक नहीं पाता। इस हादसे के वजह से ग्वीजू को गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि जो पल उसके लिए खुशी का था वो किसी और के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खराब पल था। और तब से ग्वीजू ऐसा समझने लगा कि उसकी सुपर पावर असल में एक श्राप की तरह ही है। ग्वीजू की जिंदगी का कोई भी खुशी वाला पल ज्यादा देर तक खुशी वाला पल नहीं रहता था क्योंकि वो दूसरों के दर्द के बारे में सोचने लगा था। इना का जन्म भी ग्वीजू के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मोमेंट था, लेकिन वो इस मोमेंट में भी बाद में वापस नहीं जा पाया क्योंकि इना के जन्म के वक्त भी बाकी लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। यहाँ पर यह सीन कट होता है और फिर हम अभी के टाइम में आ जाते हैं जहाँ ग्वीजू को दिखता है कि उसने इना को जो टेडी बेयर एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया था वो बर्थडे गिफ्ट इना ने कचरे में फेंक दिया है। असल में इना को लगता है कि वो सबके लिए अनलकी है, इसलिए वो किसी से भी गिफ्ट डिजर्व नहीं करती, इसलिए उसके पापा ने जितने भी टॉयज उसे लाके दिए थे वो सब उसने फेंक दिए। ग्वीजू घर के बाहर खड़ा होता है जब उसे दिखता है कि कोई हेलमेट वाला आदमी उनके घर पे नजर रख रहा है, लेकिन उसी वक्त इन्ना स्कूल जा रही होती है, इसलिए ग्वीजू इस आदमी को नजरअंदाज करता है और इन्ना को बोलता है कि तुम्हारे पास फोन है ना, तो तुम कभी उस फोन का इस्तेमाल करो और मुझे कॉल करो। इन्ना सिर्फ हाँ बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन ग्वीजू को अभी भी बर्थडे गिफ्ट के बारे में बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो बाद में शॉपिंग मॉल जाता है इन्ना के लिए नया बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए। और नोट जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो दाहे, ग्रेस और होंग के साथ मिलकर काम कर रहा है, वो ग्वीजू के हर एक चाल पे नजर रख रहा होता है। असल में जो हेलमेट वाला आदमी बोक परिवार के घर पे नजर रख रहा था वो नो ही था, क्योंकि होंग ने नो को ऑर्डर दी है बोक परिवार के लोगों पे नजर रखने के लिए ताकि दाहे अपना काम सक्सेसफुली कर पाए। दाहे भी मॉल में ही होती है और नो दाहे को अलर्ट करता है कि ग्वीजू अब शूज के सेक्शन में है, इसलिए दाहे पूरी एक्टिंग करते हुए वहां जाती है और ग्वीजू को कहती है कि क्या तुम किसी किंडरगार्टन के बच्चे के लिए शूज खरीद रहे हो? रुको, क्या ये शूज तुम इन्ना के लिए खरीद रहे हो? ये स्टाइल उसे पसंद नहीं आएगा, क्या मैं तुम्हें हेल्प करूं? ग्वीजू इरिटेट होकर दाहे को पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो दाहे कहती है नहीं, मैं तो बस यहाँ शॉपिंग करने आई थी और तुम मुझे दिख गए। तो ग्वीजू कहता है कि अगर तुम शॉपिंग करने आई थी तो तुम उस पे फोकस करो ना, मुझे तंग मत करो। दाहे ऑब्वियसली इतनी जल्दी गिव अप करने वाली नहीं होती क्योंकि उसे कैसे भी करके ग्वीजू को पटाना होता है, इसलिए वो उसके पीछे भागती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। और ग्वीजू दाहे को मना करते हुए गलती से दाहे के शर्ट की स्लीव को फाड़ देता है। ये तमाशा होने पर ग्वीजू फिर अकेले मॉल में ड्रिंक करने जाता है और दाहे खुद इन्ना के लिए शूज खरीद कर ग्वीजू के सामने रख देती है और कहती है कि ये लो इन्ना का गिफ्ट। ग्वीजू शूज को देखकर नाराज होकर कहता है कि इन्ना एक बच्ची
बच्ची है, उसे बड़े लोगों की तरह जूते मैं पहने हुए नहीं देखना चाहता। तो दाहे कहती है कि इन्ना की एज में लड़कियों को बड़ा दिखने का ही शौक होता है, तुम इन्ना के लिए ये लेके जाओ और मैंने शूज खरीदे उसके बदले में तुम मुझे एक ड्रिंक खरीद के दो। ग्वीजू दाहे को कहता है कि देखो मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे लिए दूसरों के लिए कुछ भी करना मुश्किल है, और ग्वीजू सिर्फ टेबल पे पैसे डाल के वहाँ से चला जाता है। दाहे फिर अकेली मॉल में बैठी होती है जब अचानक से फायर अलार्म बजने लगता है और मॉल में बवाल मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं पर दाहे उठ भी नहीं पाती क्योंकि उसे आग से डर लगता है और उसे फायर अलार्म की आवाज से ट्रॉमा है। दाहे फर्श पे गिर जाती है, उसका सिर जोरों से दुखने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है जब अचानक से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। दाहे अपनी आंखें खोलती है और जिस इंसान ने उसका हाथ पकड़ा है, जो इंसान उसके सामने बैठा है, वो और कोई नहीं ग्वीजू होता है। उसी वक्त मॉल में अनाउंसमेंट की जाती है कि सब कुछ ठीक है, फायर अलार्म गलती से बच गया था, और इस अनाउंसमेंट के खत्म होने से पहले ही ग्वीजू गायब हो जाता है और दाहे को समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली अब ये सब कुछ क्या हुआ। ग्वीजू अभी उसकी आंखों के सामने था, अभी ग्वीजू ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन अचानक से ग्वीजू गायब कैसे हो गया है। यहाँ घर जाने के बाद ग्वीजू इन्ना के दरवाजे के बाहर दाहे ने खरीदे हुए शूज रख देता है और चुपके से इन्ना पे नजर रखता है। इन्ना इन शूज को पहन लेती है, उसे ये शूज पहनकर खुशी महसूस होती है और इन्ना स्माइल करती है और ग्वीजू इन्ना को खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है। यहाँ जिम में सारे मर्द ग्रेस को चेकआउट कर रहे होते हैं जिससे दोंगी को जलन होती है और वो ग्रेस को पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। ग्रेस तो तुम्हारा नकली नाम ही होगा ना, तुम पे ये नाम सूट भी नहीं करता। ग्रेस पूछती है कि अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो दोंगी जवाब देती है कि मेरा नाम बोक दोंगी है। ग्रेस जोर जोर से हंसते हुए पूछती है कि क्या बोक डोंट ईट, तुम पे तुम्हारा नाम सूट करता है। उतने में वहाँ पे मिसेस बोक और दाहे आ जाती है। असल में मिसेस बोक ने दाहे को कॉल करके जिम में बुलाया होता है बात करने के लिए, और मिसेस बोक दाहे को बता रही होती है कि कैसे उसने ये बिल्डिंग तब खरीदी जब ग्वीजू एक फायर फाइटर था। मिसेस बोक नहीं चाहती थी कि ग्वीजू फायर फाइटिंग जैसा डेंजरस काम करे, इसलिए उसने ये बिल्डिंग खरीदी और इसी बिल्डिंग में उसने ग्वीजू को जिम भी शुरू करके दिया ताकि वो इस जिम में काम कर सके। मिसेस बोक दाहे को बोलती है कि जैसे ही ग्वीजू शादी कर लेगा वैसे ही मैं ये बिल्डिंग उसके नाम पे कर दूंगी। दाहे कहती है कि क्या आप मुझे ये सब कुछ बता रही है क्योंकि आप चाहती है कि मेरी और ग्वीजू की शादी हो। बुरा मत मानिए लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं लेकिन इन्ना के लिए भी, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मिसेस बोक दाहे को कन्विंस करते हुए कहती है कि ये शादी इन्ना के लिए भी होगी, वो बहुत स्लो है, उससे अभी भी हमें कोई बड़ी न्यूज़ नहीं मिली है, इसलिए मुझे एक और ग्रैंड चाइल्ड की ज़रूरत है। अब मिसेस बोक बड़ी न्यूज़ यानी सुपर पावर्स के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन दाहे को ये बात समझ में नहीं आती और वो पूछती है कि बड़ी न्यूज़, क्या इन्ना को अभी पीरियड्स नहीं आए हैं इसलिए आपको उसकी चिंता है। देखिए मेरे लिए शादी कोई छोटी बात नहीं है, मेरी 2 शादियों से मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पार्टनर को जानना, उनके साथ रहना और उसके बाद शादी करना। मिसेस बोक बोलती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, किसी के साथ रहने से ही हम उन्हें जान सकते हैं। और मिसेस बोक और दाहे की ये बातें दूर से सुनकर दोंगी को टेंशन आ रहा होता है, इसलिए वो मिसेस बोक को साइड में खींचकर लेके जाती है बात करने के बहाने। अब ऑब्वियसली दाहे उनकी बातें सुन तो नहीं सकती, इसलिए वो ग्रेस को उनकी बातें सुनने का इशारा करती है और ग्रेस फिर चुपके से दोंगी और मिसेस बोक के बीच की बातें सुनती है। दोंगी मिसेस बोक को बोलती है कि मम्मी तुमने मुझे वादा किया था कि तुम ये बिल्डिंग मेरे नाम पे करोगी। मिसेस बोक कहती है कि अगर तुम शादी नहीं कर पा रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड जिहान को मैंने कितने महीनों से देखा भी नहीं है, क्या वो तुम में इंटरेस्टेड भी है। दोंगी इरिटेट होकर कहती है कि तुम उस अनजान औरत को ये बिल्डिंग देना चाहती हो, तुम उस औरत को जानती भी नहीं हो, वो कौन है। जिस औरत ने ग्वीजू की जान बचाई वो अचानक से तुम्हारे फेवरेट स्पा में काम करने लगी, क्या ये सब तुम्हें अजीब नहीं लगता, क्या ये सब तुम्हें प्लान्ड नहीं लगता। मिसेस बोक कहती है कि इसमें अजीब कुछ नहीं है, ये सब डेस्टिनी है, वैसे भी तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही हूँ। उतने में ग्वीजू जिम में आ जाता है और दाहे ग्वीजू को देखकर पूछती है कि ये तुम्हारा जिम होकर भी तुम इतने लेट आ रहे हो। ग्वीजू बोलता है कि मुझे डिप्रेशन है, मेरी आधी ताकत उठने में लग जाती है और यहाँ आने या ना आने के डिसीजन में वेस्ट हो जाती है। अब मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है इसलिए मैं अब वापस घर जा रहा हूँ। दाहे कहती है कि वैसे थैंक यू, तुमने उस दिन मेरा हाथ पकड़ा उससे मुझे बहुत सहारा मिला। ग्वीजू हैरान होकर पूछता है कि मैंने कब तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन उतने में वहाँ मिसेस बोक आ जाती है और खुशी खुशी से पूछती है
है? अरे वाह, तुम दोनों ने हाथ भी पकड़ लिया, मुझे नहीं पता था तुम दोनों इतने क्लोज हो गए। और ग्वीजू वहाँ से चला जाता है। मिसेस बोक फिर दाहे को बोलती है कि मुझे लगता है कि ग्वीजू तुम्हें पसंद करता है, अब बाकी का सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। बाद में दाहे, होंग, ग्रेस और नो मिलकर बात करते हैं और ग्रेस कहती है कि वो जो मोटी है ना, बोक डोंट ईट नाम की, वो बिल्डिंग पाने के लिए जल्दी से शादी का प्लान बना रही है। होंग ग्रेस को कहती है कि तुम्हें ही दोंगी की शादी को रोकना होगा, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने होंगे। यहाँ मिसेस बोक ग्वीजू के कमरे का हाल देखकर बोलती है कि तुम कितने साल ऐसे ही दुखी रहोगे, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में किसी की जरूरत है। अगर तुमने शादी कर ली, अगर तुम्हें बच्चा हो गया तो तुम्हें फिर से जीने की वजह मिल जाएगी। पर ग्वीजू कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक बच्ची है जिसका नाम इना है। मिसेस बोक कहती है कि पर इना के पास कोई शक्तियाँ नहीं है, जिससे मुझे लगता है कि हमें किसी और की जरूरत है। ग्वीजू इरिटेट होकर कहता है कि मेरी बेटी के बारे में फालतू बातें मत करो। तो मिसेस बोक चिल्लाती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी की सच में चिंता है? तुम दिन और रात किसी मरे हुए इंसान की तरह इस कमरे में पड़े रहते हो, सिर्फ शराब पीते हो। अगर तुम्हें सच में उसकी चिंता है तो तुम तुम्हारी जिंदगी को सुधारो और उसके लिए एक अच्छे पापा बन जाओ। यहाँ पर फिर हमें इन्ना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इन्ना के स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं होते, इन्ना में बिल्कुल बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता और इसीलिए किसी को पता भी नहीं होता कि इन्ना एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। क्लास टीचर ने स्टूडेंट्स को अलग अलग आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा तो होता है, लेकिन इन्ना कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं कर पाती क्योंकि वो किसी को जानती नहीं और वो किसी से बात भी नहीं कर पाती। ये जो लड़का हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इन्ना का क्लासमेट है जिसपे इन्ना को बहुत बड़ा क्रश है और ये क्रश एक डांस क्लब का मेंबर होता है। इन्ना डांस क्लब के बाहर से चुपके से अपने क्रश को देख रही होती है जब उसका क्लास टीचर उसे पकड़ लेता है। टीचर को पता चलता है कि इन्ना किसी भी क्लब में नहीं है, इसलिए वो ग्वीजू को कॉल करता है और बताता है कि मैंने आपको कितनी बार कॉल किया होगा लेकिन आपने कभी भी फोन नहीं उठाया। मुझे पता है कि आप बिजी है, लेकिन आपको अपनी बेटी की लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। इना किसी भी स्कूल क्लब में नहीं है, उसके कोई भी क्लासमेट्स उसके साथ बात नहीं करते, सारे क्लासमेट्स उसे इनविजिबल समझते हैं। मैं हमेशा हमारे स्कूल के रिपोर्ट्स भी इना के पास भेजता हूँ, लेकिन आपने उन रिपोर्ट्स पे एक भी बार साइन नहीं की है। ग्वीजू को यह बातें सुनकर खराब फील होता है क्योंकि सच में वो अपने दुख में अपनी बेटी को भूल गया है। ग्वीजू इन्ना का ड्रॉवर चेक करता है जिसमें स्कूल रिपोर्ट्स होते हैं, पर ग्वीजू में साइन करने की ताकत ही नहीं होती, इसलिए वो शराब की बोतल लेने के लिए किचन में जाता है, लेकिन किचन में एक भी शराब की बोतल नहीं होती। मिस्टर बोक ग्वीजू को बताते हैं कि मैंने सारी शराब की बोतल्स फेंक दी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं आज बाहर जाकर ड्रिंक करें। ग्वीजू इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन असल में मिस्टर बोक ने उसे ट्रिक किया होता है। मिस्टर बोक ग्वीजू को एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहाँ ऑलरेडी मिसेस बोक और दाहे रुकी होती है। मिसेस बोक ग्वीजू को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम और दाहे कुछ टाइम साथ में बिताओ, इसलिए मैंने ये डेट अरेंज की है। और मिस्टर और मिसेस बोक दाहे और ग्वीजू को अकेला रेस्टोरेंट में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दाहे ग्वीजू को कहती है कि मिसेस बोक ने उसे डेट पे आने के लिए फोर्स किया, लेकिन ग्वीजू सिर्फ ड्रिंक करता है और दाहे भी फिर ड्रिंक करना शुरू करती है। यहाँ दोंगी अपने बॉयफ्रेंड जीहान, जो एक क्लिनिक चलाता है, उससे मिलने जाती है जब उसे दिखता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका मॉडल वाला कट आउट साइड में रख दिया है। इस बात से दोंगी हर्ट होती है और तभी कंसल्टेशन रूम के अंदर से किसी औरत के ऊ आ करने की आवाज सुनाई देती है। दोंगी स्ट्रेस्ड आउट होकर चॉकलेट्स खाना शुरू करती है, पर जब औरत की आवाजें बढ़ने लगती है दोंगी खुद को रोक नहीं पाती और वो रूम का दरवाजा खोल देती है और उसके बॉयफ्रेंड जीहान की क्लाइंट और कोई नहीं ग्रेस होती है। ग्रेस और जीहान के बीच कुछ अजीब नहीं हो रहा होता है और बाद में जीहान दोंगी को बताता है कि ग्रेस एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिसके हेल्प से उनका क्लिनिक और पॉपुलर हो सकता है, इसलिए वो ग्रेस से मजाकिया तरीके से बात कर रहा था। दोंगी फिर जीहान को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन जीहान उसे मना कर देता है ये कहकर कि जब तक मैं तुम्हारा दिया हुआ कर्जा वापस नहीं करता तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। और जीहान के ओवरऑल बर्ताव की वजह से दोंगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। दोंगी समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अट्रैक्टिव नहीं समझता, इसलिए वो ट्रेडमिल पे भागना शुरू करती है और रोते हुए वो प्रे करती है कि प्लीज मुझे फिर से उड़ने दो। और कुछ सेकंड्स के लिए दोंगी की सुपर पावर वापस आ जाती है और वो हवा में फ्लोट होने लगती है। दोंगी फिर से जमीन पे आ जाती है और दोंगी अपनी जिंदगी, अपने लुक्स, अपने लव लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ होंग ने नो को इना पे नजर रखने के लिए कहा होता है ताकि उसकी कमियों का फायदा उठाकर दाहे उससे क्लोज बन सके, इसलिए नो इन्ना का पीछा कर रहा होता है और इन्ना को जैसे ही रियलाइज होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है वो घबरा कर एक पब्लिक वॉशरूम में घुस जाती है। इन्ना अपने दादा यानी मिस्टर बोक को कॉल करती है, लेकिन उनके फोन की रिंग उन्हें सुनाई ही नहीं देती। वो अपनी दादी मिसेस बोक को कॉल करती है जो सो रही होती है, वो दोंगी को कॉल करती है जो जिम में होती है और
इन्ना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो फाइनली अपने पापा यानी ग्वीजू को कॉल करती है। ग्वीजू ने बहुत ज्यादा पीली होती है, इसलिए दाहे उसका फोन उठाती है और इन्ना बताती है कि कैसे वो एक वॉशरूम में है और वो चाहती है कि कोई उसे पिकअप करने आ जाए। दाहे जल्दी से ग्वीजू को उठाती है और उसे बताती है कि कैसे इन्ना का कॉल आया था और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी और ग्वीजू नशे में इन्ना को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागने लगता है। दाहे और ग्वीजू वॉशरूम के पास पहुंच जाते हैं, जहां ग्वीजू को हेलमेट वाला आदमी यानी नो दिखता है और वो नो को पूछता है कि तुम लेडीज वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हो। नो कुछ कहता नहीं, इसलिए ग्वीजू उसे मारने जाता है, पर नशे में ग्वीजू खुद ही नीचे गिर जाता है और नो के पैर पकड़ लेता है। ग्वीजू की आंखों के सामने इन्ना का चेहरा आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे इन्ना को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए वो उठकर नो को पंच मारने जाता है और नो अपना हेलमेट पहना हुआ सिर आगे करता है, जिससे चोट नो की जगह पे ग्वीजू के ही हाथ को लग जाती है। पर दाहे नो को इशारा करती है कि तुम जरा इंजर होने की एक्टिंग करो, इसलिए नो फर्श पे गिरकर चोट लग जाने वाली एक्टिंग करता है, जिससे ग्वीजू खुश हो जाता है। ग्वीजू नो को धमकाता है कि आइंदा से मेरी बेटी से दूर रहो और ये सारा शोर शराबा सुनकर इन्ना वॉशरूम से बाहर आती है। असल में इन्ना के पीरियड शुरू हो गए होते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए दाहे ही उसके लिए पैड्स खरीदती है और उसे अपना जैकेट देती है। दाहे जिस तरह से इन्ना के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, दाहे जिस तरह से इन्ना के लिए केयर करती है, ये देखकर ग्वीजू इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो खुद दाहे को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। ग्वीजू और दाहे ड्रिंक करने जाते हैं और ग्वीजू दाहे को कहता है कि तुमने जिस तरीके से इन्ना को संभाला उसके लिए थैंक यू। असल में मेरे डिप्रेशन की वजह से मैं किसी को थैंक यू बोलने या उनकी हेल्प करने के लायक ही नहीं हूँ। दाहे कहती है पर तुमने तो ऑलरेडी मेरी हेल्प की जब उस दिन तुमने मॉल में मेरा हाथ पकड़ा। दाहे ग्वीजू के हाथ को जो चोट लगी होती है उसे टिश्यू पेपर से कवर करती है और ग्वीजू पूछता है कि मैंने तुम्हारा हाथ कब पकड़ा, तुम ये क्या बोल रही हो। दाहे कहती है कि तुम जरा अपने दिमाग पे जोर लगाओ और याद करो कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके वापस आए मेरा हाथ पकड़ने के लिए? तुम वैसे भी टाइम में वापस जा सकते हो ना। ग्वीजू कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी के मोमेंट्स नहीं है, इसलिए मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता और अगर मैं टाइम में वापस चला भी गया तो मैं किसी को टच नहीं कर सकता। दाहे बोलती है कि मुझे पता है कि उस दिन तुमने ही मेरा हाथ पकड़ा था, शायद तुम्हें मेरे साथ खुशी महसूस हुई होगी, इसलिए तुम फाइनली टाइम ट्रैवल कर पाए। असल में मैं जब इन्ना को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। वो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। मेरी माँ गुजर गई, मेरे पापा शराबी थे और जब मैं इन्ना को देखती हूँ मुझे लगता है कि उसे सहारे की जरूरत है। ग्वीजू कहता है कि मैं इन्ना के साथ टाइम नहीं बिता पाया, इसलिए मैंने उसे बचपन में टेडी बेयर दिया था, ये कहकर कि ये टेडी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इन्ना ने ये सारे टेडी बेयर्स कचरे में फेंक दिए। मुझे भी लगता है कि इन्ना को किसी के सपोर्ट की जरूरत है, उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे समझ सके, पर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम मुझे तुम्हें पकड़कर जीने की वजह मत दो। दाहे बोलती है लेकिन तुमने तो ऑलरेडी उस दिन मेरा हाथ पकड़ा था और दाहे स्माइल करने लगती है। घर जाने के बाद ग्वीजू में फाइनली इन्ना के स्कूल रिपोर्ट्स पे साइन करने की एनर्जी आ जाती है, लेकिन ग्वीजू के दिमाग में बहुत सारे सवाल तेजी से दौड़ रहे होते हैं। वो खुद से सोचता है कि यह दाहे बार बार ऐसा क्यों कह रही है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा, दाहे इतनी बार वही झूठ क्यों बोल रही है, मैं तो अब टाइम ट्रैवल कर भी नहीं सकता और अगर मैंने टाइम ट्रैवल कर भी लिया फिर भी मैं किसी को छू नहीं सकता। ग्वीजू इन बातों से परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करता है और हैरानी से वो एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर पाता है। हमें ऑलरेडी पता है कि ग्वीजू अपने पास्ट के उसी मोमेंट में जा सकता है जहां वो खुश था और इस टाइम ट्रैवलिंग के दौरान ग्वीजू उस पल में जाता है जब वो मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया था और जब वो दाहे से मिला था। ग्वीजू को उस दिन के सारे मोमेंट्स दिखती है, जब वो इना के लिए शूज देख रहा था, जब वो अकेले ड्रिंक कर रहा था, जब दाहे ने उसे शूज लाके दिए और जब मॉल में फायर अलार्म बजने लगा। टाइम ट्रैवल किए हुए ग्वीजू को फायर अलार्म की आवाज सुनकर समहाउ दाहे की चिंता होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से दाहे को मॉल में ढूंढ लेता है और उसे दिखता है कि दाहे घबरा कर जमीन पे बैठी हुई है, इसलिए ग्वीजू अपना हाथ आगे करता है और वो दाहे का हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ग्वीजू जब भी टाइम ट्रैवल करता था अपने पास्ट में वो किसी को छू नहीं सकता था, वो किसी को पकड़ नहीं सकता था, पर अब वो दाहे को पकड़ सकता है, वो उसे छू सकता है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि दाहे को भी ग्वीजू का टच महसूस हुआ जो पहले किसी को भी नहीं हुआ था। इसका मतलब दाहे जो कह रही थी कि ग्वीजू ने उसका हाथ पकड़ा वो सच था, क्योंकि ग्वीजू ने ही टाइम ट्रैवल करके दाहे का हाथ पकड़ा था। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।